नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं। बाजार में आज भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट नतीजों ने एक तरह से बाजार का मूड कुछ हद तक खराब किया और फिलहाल 8620 के आसपास निफ्टी है, यानी कि आज भी गिरावट का ही दौर है। लेकिन मिड कैप अब ऑलमोस्ट आधा % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआती सेशन में थोड़ी हल्की खरीदारी थी, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी है। GMR इंफ्रा, L&T फाइनेंस नंबर्स भी आए थे। इसके अलावा NM फाइनेंशियल, ऊपर रियल्टी, अदानी पावर जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर मिड कैप में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। नैल्को, बजाज फिनसर्व, कमेंस, एक्साइड, IDFC बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां 1.5 से 2% की बढ़त आज के सेशन में दिखी है। लेकिन मिड कैप के कुछ कमजोर स्टॉक्स, कल यहां पर बाइंग हमने की थी, लेकिन आज सभी मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली है। कैडिला, पिरामिड एंटरप्राइजेस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बायोकॉन, IB हाउसिंग फाइनेंस जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन अच्छी तेजी आज टेलीकॉम स्टॉक्स में है। कल भारतीय एयरटेल के नंबर्स भी आए बाजार बंद होने के बाद, और जहां पर एक 1.5% तक का अप मूव फिलहाल देखने को मिला है। लेकिन कमजोरी है बैंक्स में। एक्सिस बैंक के नंबर्स ने काफी डिसअपॉइंट किया और इस वक्त इस गिरावट को लीड भी कर रहा है। एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 8% की गिरावट के साथ अब ट्रेड कर रहा है। साथ ही ICICI बैंक, HDFC बैंक, पूर्व एशिया बैंक और इंडसइंड बैंक, ये कुछ प्राइवेट स्पेस के बैंक है जहां पर कमजोरी का सेशन है। साथ ही FMG शेयरों में भी गिरावट का ही दौर देखने को मिल रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट, ITC, मैरिको जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट देखने को मिली है। और इनफैक्ट ITC के नंबर्स भी आने हैं, उस पर भी नजर रहेगी। बाजार में नंबर से पहले 2% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही डाबर और HUL, इनके नंबर्स पर भी नजर रहेगी। एक बार टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आज के सेशन में भी कमजोरी है। टाटा केमिकल ऑलमोस्ट 0.1% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। टाटा कॉफी, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा LXI, टाटा ग्लोबल जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कमजोरी देखने को मिली है। और इनफैक्ट ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लगातार इस पर अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त साइरस मिस्त्री बॉम्बे हाउस, यानी कि जो हेड ऑफिस है, वहां पर कंपनियों के CEOs के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद ये उनकी पहली मीटिंग है। इससे पहले रतन टाटा ने ग्रुप CEOs के साथ मीटिंग की थी और साइरस मिस्त्री ने बोर्ड को चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद एक ईमेल भी लिखा है और उसमें उन्होंने इस कदम पर हैरानी भी जताई है। उन्होंने लिखा है कि वो बता नहीं सकते कि उन्हें कितना सरप्राइज हुआ, किस हैरानी के साथ ये इसको एक्सप्लेन करें, इस पर उनके पास शब्द नहीं है। मेरे सहयोगी अनुराग शाह भी मौजूद हैं पूरी अपडेट लेकर। अनुराग, एक तरह से देखा जाए तो ये लगातार डेवलपमेंट्स इसमें आ रहे हैं। पहले टाटा सन्स की तरफ से कैविएट फाइल होता है, उसके बाद यहाँ से भी खबरें आती हैं कि शापूरजी पालोनजी ग्रुप ने भी एक कैविएट फाइल किया, उसके बाद डिनायल आता है और अब ये जो ग्रुप CEOs के साथ मीटिंग हो रही है, क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जा रहा है ये पूरा ही मामला? जी बिल्कुल, जैसा कि आज 9:45 बजे साइरस मिस्त्री है जो बॉम्बे हाउस आए थे और उसके बाद से ही और दूसरी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स के रवि पिशोदी या टाटा स्टील के कौशिक चटर्जी, वो भी बॉम्बे हाउस में मौजूद है। लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते कि साइरस मिस्त्री जो है वो दूसरे CEOs के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसकी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और इसके बावजूद जैसा कि जो साइरस मिस्त्री ने जो बोर्ड मेंबर्स को जो मेल किया, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से सरप्राइज है, शॉक्ड है और ये जो जिस तरह से उनको हटाया गया है वो इलीगल है और इनवैलिड भी है। तो इन्हीं सब के बाद जब आज सुबह साइरस मिस्त्री आए तो हम जब से मौजूद है और उसके बाद से कई सारे CEOs जो है वो बॉम्बे हाउस के अंदर है। लेकिन क्या ये साइरस मिस्त्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं या फिर और दूसरा जो डेली रूटीन का वर्क है उसको लेके अभी तक कोई जानकारी नहीं है। श्योर अनुराग, जैसे हम लगातार एक खबर के ऊपर बने हुए हैं और आप बॉम्बे हाउस के इधर से यू आर आल्सो लाइव फ्रॉम देयर एज वेल, बट जैसे आपने बताया कि एक लार्जर कंसर्न फ्रॉम साइरस मिस्त्री और एक नाखुशी का उन्होंने एटमॉस्फेयर भी एक्सप्रेस भी किया है वाया ईमेल। बट व्हाट इज द सेंस फ्रॉम देयर कि यहाँ से लेकर, जैसे आपने बताया कि लार्जर उसकी खबर की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ही इज एड्रेसिंग CEOs, बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वहाँ पे माहौल कैसा है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया सुबह से ही हलचल का माहौल बना हुआ है और जो बोर्ड मेंबर्स को उन्होंने मेल भेजी और जिसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने बताई, जिसमें साफ साफ कहा कि जिस तरह से उनका रिमूवल हुआ है उससे केवल उनकी इमेज को नहीं, पूरे टाटा ग्रुप की इमेज को धक्का लगेगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन को एक्सप्लेनेशन का या फिर एक डिफेंड करने का भी मौका नहीं दिया गया और इससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है और अपने जो वर्ड्स में भी जो है वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते।
जी अनुराग, तो तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मीटिंग जारी है और डेफिनेटली उन्होंने ये बात इस मेल में भी लिखी है कि कम से कम चेयरमैन को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। इस तरह से जो कार्रवाई की गई, ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पद पर किसी को हटाया गया और उसे उसका पक्ष भी नहीं सुना गया। शुक्रिया अनुराग बताने के लिए तमाम अपडेट। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट राजेश सतपुते भी मौजूद हैं। राजेश, वेलकम टू द शो। ये जो पूरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं टाटा ग्रुप समूह के जो स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई हो रही है, कल के सेशन में एक नीजक रिएक्शन था, साथ ही आज भी गिरावट जारी है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आप क्या सलाह दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि क्या इस मौजूदा स्तरों पर जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्या टाटा स्टॉक्स में बने रहे या फिर निकल जाने की सलाह है? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा अलग है इसमें। दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेक्सिट का एक इशू था। ब्रेक्सिट का इशू भी हाइप हुआ था, सबको लगा था ब्रेक्सिट के बाद भी एक शार्प करेक्शन आएगा। उसके बाद रघु एग्जिट या रेक्सिट, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो न्यूज होती है, न्यूज के बलबूते पे मे भी यहाँ पे स्लाइट वीकनेस हो जाता है, प्रॉफिट टेकिंग होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इशू रिजॉल्व होता है या सॉर्ट आउट होता है, ज्यादा कुछ होगा नहीं। सिर्फ टेक्निकली मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि जो मुझे टेक्निकली वीक दिखता है ज्यादा, फॉरगेट द न्यूज, टेक्निकली वीक मुझे ज्यादातर टाटा स्टील दिखता है। मुझे लगता है टाटा स्टील में एक करेक्शन आएगा 420-430 लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दैट्स अ वेज फॉर्मेशन, दैट इज अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन एज पर द टेक्निकल इज कंसर्न। एंड जो सपोर्ट में दिखता हूँ, यानी अगर करेक्शन में आता है टाटा स्टील तो बेयर ग्रिप में आता है तो डेफिनेटली 380 तक का लेवल आ सकता है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रा बाय मुझे दिखता है वो आईटी एंड आईटी रिलेटेड, जैसे टाटा एलेक्सी है 1300 के आसपास बहुत अच्छा बाय दिखता है कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बायर के फेवर में है। हालांकि मुझे लगता है फ्राइडे उसका रिजल्ट भी है। सेकंड, टेक महिंद्रा, मुझे लगता है दीज आर द काउंटर जहाँ पे एक सेफ बेट है, जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। राइट, इनफैक्ट मौजूदा बाजार में कंफ्यूजन भी है और साथ ही कॉशियसनेस भी ज़रूरी है। इसलिए मार्केट पर बातचीत करने के लिए और साथ ही निवेश के कुछ विकल्प बताने के लिए हमारे साथ क्रेस्ट कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट के मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल बाजार के सामने कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? इनफैक्ट अगर हम इमीडिएट देखें तो यूएस में इलेक्शंस भी होने नवंबर 8 को, बाजार पर इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि लास्ट अगर आप 6 महीने में देखें तो वर्ल्ड में 2 बार कंसर्न आए थे। एक तो ब्रेक्जिट का कंसर्न आया था और एक इंडिया पाकिस्तान का जो सर्जिकल वाला इशू था वो आया था। और हमने वो टाइम पे भी देखा कि मार्केट ने वो कंसर्न को इमीडिएटली तो रिस्पॉन्ड किया बाय गिविंग सम नेगेटिव रिटर्न्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और नेक्स्ट 10 to 15 डेज मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ना शुरू किया। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थे इंडिया के लिए। और मुझे लगता है आगे जाते हुए अगर आपको देखिए तो 3 चीज़ें जो ऐसे शॉर्ट टर्म करेक्शन ला सकती है। एक है यूएस पोल के जो इलेक्शन है, वहाँ पे वी हैव अनसर्टेनिटी कि कौन जीतेगा। दूसरा है कि आपके स्टेट इलेक्शंस, 5 या 6 स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं अगले 12-13 महीने में। और तीसरा है कि फेड रेट हाइक के पीछे जो थोड़ा सा बवाल चल रहा है उसके हिसाब से एक करेक्शन आ सकता है। बट मेरा ये मानना है कि तीनों इवेंट शॉर्ट टर्म के लिए शायद मार्केट के लिए ख़राब हो सकती है, बट ओवर पीरियड ऑफ आप मीडियम टर्म देखें तो ये इवेंट पास थ्रू होंगी और ये इवेंट ज़्यादा मार्केट को मायने नहीं रखेगी। मे बी कोई पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर को इम्पैक्ट कर जाए, बट ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकता। श्योर विक्रम, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि लार्जर कंसर्न्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट एज वेल, बट कमिंग बैक टू आवर डोमेस्टिक मार्केट एज वेल, भारत की ग्रोथ स्टोरी का आप गोइंग फॉरवर्ड कैसे देखते हैं और यहाँ पे लेकर रिफॉर्म प्रोसेस, इफ यू कैन जस्ट इलॉबरेट मोर ऑन दैट एज वेल। अगर आप 2016 कैलेंडर ईयर देखें तो इंडिया का मार्केट है ये शायद बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट नहीं है इमर्जिंग मार्केट में। रशिया ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, ब्राज़ील ने उससे भी अच्छा रिटर्न दिया है और इंडिया शायद काफ़ी पीछे है बेस्ट रिटर्न में। डिस्पाइट हमको लगता है कि इंडिया बहुत बढ़ चुका है, बट इंडिया ने ब्राज़ील से करीबन 40% रिटर्न इंडिया ने दिए हैं इन US डॉलर टर्म्स। सो इंडिया के लिए बहुत कैचअप करना बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं मनोज आज, बिकॉज एक आपका है कि ग्लोबली कहीं ग्रोथ नहीं है, तो वो एक बड़ा एडवांटेज है इंडिया को, जहाँ पे आप 6.5-7.5% की ग्रोथ की बात करते हैं। दूसरा, वर्ल्ड में ग्रोथ नहीं है और चाइना का जो रिस्क है ग्रोथ के लिए, उसकी वजह से आपकी कमोडिटी प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं अनलाइक इन पास। सो ये ऑयल जैसे हमारे को लग रहा है 40 से $65 की रेंज में ऑयल रहना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा है इंडिया के लिए समरी देखें तो। तीसरा, इंडिया का मानसून बहुत अच्छा रहा है, जो 2 साल के ड्रॉट के बाद अच्छा रहा है, तो उसकी जो अर्निंग्स इम्पैक्ट है वो रूरल सेक्टर पे 6 महीने के लैग के बाद आएगी, बट वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर इंडिया के लिए रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट पे कमीशन ने जो हाइक दी प्लस 1 रैंक पेंशन का जो पैसा है वो भी फ्लो होना चालू हो चुका है सिस्टम में, तो कंजम्पशन साइड पे इंडिया थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। चौथा,
इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अच्छी तरह से नीचे आए हैं। अगर आप 10 ईयर बॉन्ड इंडिया का देखें तो 100 बेसिस पॉइंट गिरा है पिछले 9 से 10 महीने में। उसकी जो इम्पैक्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर पे, उसकी जो इम्पैक्ट है बोरिंग कॉस्ट पे, वो ट्रांसलेट हो रही है। और कंज्यूमर अगर देख रहा है कि अगर इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे आ रही है तो वो जो लिवरेज जो है इंडिया का, हाउस होल्ड लिवरेज, वो अभी तक बहुत कम रहा है, वो धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाएगा। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जो पॉलिसी रिफॉर्म साइड पे है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एक ज़माने मुझे याद है जीएसटी के लिए हम बहुत सोचते थे, जीएसटी कब आएगा, क्या आएगा। एटलीस्ट आपने जीएसटी आपने पास कर दिया और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दायरे में जाएगा। एफडीआई एंड इंश्योरेंस, मुझे याद है 15 साल से बातें चल रही थी, एफडीआई इंश्योरेंस क्लियर हो चुका है। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मोमेंटम है ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये सारे जो फैक्टर आप अगर कंबाइन करो, which will ultimately translate into earnings growth, which we think is ultimately very positive for the market, despite of run up which happened recently। अभी जो रन अप हुआ है मार्केट में पिछले 6 महीने में, मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह बाकी है। अगर आप 1-2 महीने का व्यू नहीं हो और अगर आपका 2-3 साल का व्यू हो तो ये मार्केट शायद और भी ज़्यादा सरप्राइज कर सकता है अपसाइड पे। यानी आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं और स्कोप बहुत है इंडियन मार्केट्स के अंदर, भले ही ग्लोबल टेंशन्स कुछ रहे हो। डोमेस्टिकली हम बात कर रहे हैं तो विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे आपका आउटलुक क्या है Q2 में। जिस तरह के नंबर्स आए हैं, आप कौन से सेक्टर्स पे बेट कर रहे हैं जहां पर नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, प्रॉमिसिंग नंबर्स जहां हो सकते हैं? मेरा ये मानना है कि जो लोकल सेक्टर्स है, डोमेस्टिक इनवर्ड लुकिंग सेक्टर्स है, जो डोमेस्टिक स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ सरप्राइज करेगा। जैसे बैंक्स हैं या एनबीएफसी है या माइक्रो फाइनेंस है, ऑटो है, सीमेंट है, ये सारे सेक्टर्स मुझे लग रहे हैं कि जहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ विल सरप्राइज ऑन अपसाइड। और दूसरे जो सेक्टर्स हैं जैसे आप आईटी, फार्मा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल सा सिनेरियो है। और ऑफकोर्स एक और डोमेस्टिक सेक्टर है टेलीकॉम, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स मोमेंटम विल बी वेरी वेरी स्लो और इट मे बी ए नेगेटिव। सो ये बास्केट है मोटा मोटी। आप अगर देखें तो इनवर्ड ड्रिवन जो सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर या इंडियन इकोनॉमी को जो फेस करते हैं, उसमें एक अर्निंग मोमेंटम बरकरार रहेगा। श्योर विक्रम, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे इनवर्ड ड्रिवन सेक्टर्स और एक कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स का एक लार्जर एक अर्निंग्स में एक इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। बट दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर और आप निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे और इनफैक्ट कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिससे आप लार्जर कंसर्न्स बना हुआ है और आप दूर रहने की सलाह भी देंगे उससे? मेरा ये मानना है कि जो आउटवर्ड लुकिंग सेक्टर्स हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट थीम है, जैसे आईटी, फार्मा, टेलीकॉम इज अ लोकल सेक्टर बट वो इसमें आ जाता है। ये 3 सेक्टर पे हमको लगता है कि वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अंडरवेट रहना चाहिए। और जो सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, एविएशन है, बैंकिंग है, प्राइवेट एनबीएफसी सेगमेंट है, वो सेगमेंट, ऑटो है, सीमेंट है, ये सेगमेंट हमको लग रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा बन सकता है अगले 12 से 18 महीने का अगर व्यू ले तो। आपने बहुत सारे सेक्टर्स का नाम यहाँ पे लिया, लेकिन इन पर्टिकुलरली विक्रम, फाइनेंशियल सेक्टर को अगर आप देखें, काफ़ी सारे इसमें बदलाव हो चुके हैं, कई नई एंट्रेंट्स आ चुके हैं पब्लिक स्पेस के अंदर। तो निवेश के लिहाज से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपका आउटलुक क्या है, कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे लग रहा है प्राइवेट बैंकिंग अच्छा थीम है जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ आएगा। पहली बार हमने देखा कि डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ मैच हो रहा है। एक ज़माने में करीबन 6 महीने पहले 15% डिपॉजिट ग्रोथ था, 10% क्रेडिट ग्रोथ था, अभी वो मैच हो रहा है, वो एक अच्छा एडवांटेज है। आप देखो तो WPI और CPI दोनों कन्वर्ज हो रही हैं, इट मीन्स थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग और मोमेंटम बढ़ रहा है, तो WPI इंप्रूव हो रही है। तीसरा NBFC सेगमेंट है, जहाँ पे जो अनबैंक या बैंक सेक्टर को सर्विस करती है, वहाँ पे अगर आप माइक्रो फाइनेंस देख लें, आप NBFC हाउसिंग फाइनेंस की देख लें या रिटेल फाइनेंस की देख लें, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी भी यहाँ से अर्निंग ग्रोथ लाने की। ऑलराइट, तो यानी प्राइवेट बैंक्स के अंदर निवेश किया जा सकता है। चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स के नतीजे अच्छे भी रहे, हालांकि एक्सिस बैंक ने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है। शुक्रिया विक्रम, कीमती समय देने के लिए और अपने पसंदीदा सेक्टर्स पर बातचीत करने के लिए।